खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कटिहार में फाइनेंस कर्मी से हुई 70,000 की लूट में पुलिस को मिली सफलता। टीम का गठन कर छापेमारी में अपराधी को किया गिरफ्तार। अपराधी के पास से देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद। चिट्ठी को घर घर पहुंचाने की कवायद तेज, लोगों को करवाया जा रहा उपलब्धियों से अवगत। महाअभियान के दूसरे दिन भी पीएम की दी जा रही चिट्ठी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया लालू का जन्मदिन। 1000 दलित और गरीब परिवारों को खिलाया खाना। लालू की लंबी आयु की कामना। और कोरोना महामारी में केंद्र और राज्य सरकार चला रही कई योजनाएं। ग्रामीणों से की जा रही 20,000 की मांग। खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर लोग। बीजेपी की वर्चुअल रैली के बाद बिहार में अब वर्चुअल रैली की शुरुआत हो गई है। अब ये दौर शुरू हो गया है। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि बीजेपी के बाद जेडीयू भी वर्चुअल रैली करेगी। इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जैसे ही रैली की तारीख तय होगी इसकी घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री ने आज 4 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने और उनकी मदद करने की बात कही है। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने आने वाले समय में किसान के खेतों में पानी सुनिश्चित करने की योजना को लागू करने का एजेंडा तय किया है। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार ने दृढ़ता के साथ बिहार में शराबबंदी लागू की और उस पर अटल भी किया। क्या है वो तो वो खुद ही बताएंगे कि कितने संसाधन में किया है नहीं किया है। अचीवमेंट तो एक ही है कि नीतीश कुमार उनको उप मुख्यमंत्री बनाए। हाँ, और उसके बाद जो घटना घटी आपको पता ही है कि सीबीआई उनके घर में गया था। जो उनकी संपत्ति के बारे में डिटेल है कभी उसके बारे में तो नहीं बोलते हैं कि मॉल है कि नहीं है, मॉल मिला कैसे, कहां से आया, जो केस चल रहा है वो क्या है, सच है या झूठ है। तो मॉल जो मिला एक्सप्लेन करना चाहिए ना। कभी बोलते हैं क्या उस पर वो है कि नहीं है, वो कागज सही है कि गलत है। तो ये बात तो सही है, लेकिन जहां तक बिहार की जनता की बात है, बिहार की जनता 15 साल का जो मुख्यमंत्री का क्रेडेंशियल है जो उसके चुनाव भी अगर जो होगा वो हम लोग डेवलपमेंट पर। और जो कल मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही जो बहुत महत्वपूर्ण था और अंतिम मीटिंग में उठते उठते बोली उन्होंने, तो अगले चुनाव का उन्होंने एजेंडा भी सेट किया। उन्होंने कहा कि अगली बार मौका मिलेगा तो हर एक खेत को पानी देंगे। और लगातार अब वर्चुअल रैली का दौर शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली के बाद अब जेडीयू भी इस ओर तैयारी कर रही है। और हमारे साथ पटना से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए। अजय, बीजेपी के बाद अब जेडीयू भी वर्चुअल रैली की तैयारी में, क्या विपक्ष भी इस ओर तैयारी कर रहा है? देखिए, जब से अमित शाह की जो रैली हुई है, जब से बड़े नेता लोग हैं बीजेपी के वो जुड़े और यहाँ कार्यकर्ता सब और बूथ स्तर के सारे कार्यकर्ता जुड़े थे, तो उस समय से बिहार के पॉलिटिक्स के इतिहास में एक पहली बार ऐसा हुआ कि जो बड़े नेता थे वो एक तरह से वर्चुअली ऑनलाइन जो है लोगों से संवाद कर रहे थे। हालांकि जन संवाद दिया गया लेकिन ये सब जो था एक वर्चुअल माध्यम से था। अब जो जदयू जो उसकी सहयोगी पार्टी है, जो शासन में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने भी कहा है कि अब हम लोग जो है वर्चुअल रैली के बारे में सोचेंगे। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक नीतीश कुमार जो भी कम्युनिकेशन मीडिया के दौरान कर रहे थे पूरे लॉकडाउन में और अभी तक, वो सब एक तरह से वर्चुअल ही था। मीडिया को ब्रीफिंग भी की जा रही थी, वो वर्चुअली की जा रही थी। तो नीतीश कुमार के लिए तो नया चीज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष इसके लिए कितना तैयार है और विपक्ष कितना इसको एक्सेप्ट करने में है। इसका अंदाज आप आदर्श इस बात से लगा सकते हैं कि जिस दिन अमित शाह की पहली रैली थी और जो जन संवाद के माध्यम से लोगों से जुड़े थे, उसी दिन जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने एक तरह से कहिए कि उसके खिलाफ एक तरह से रैली की थी कि लॉकडाउन है, तो उसमें ताली बजवाई थी, थाली बजवाई थी और ये कहा था कि इसके खिलाफ बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि भाई डाटा की जरूरत अभी नहीं है, पहले आटा की जरूरत है हमको, पहले आटा पेट भरे तभी हम डाटा की बात करेंगे। लेकिन ये अलग बात है, यही बात है जिसके कारण से जदयू हमेशा जो है राजद पे ही आरोप लगाता रहा है कि लालटेन युग की पार्टी है और हम जो है नए युग की पार्टी हैं।
जाहिर सी बात है जो अपने आप को राजनीति में ये बात लोग के परसेप्शन में ये डालना चाहते हैं कि नहीं हम प्रोग्रेसिव अलायंस है और प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, तभी हम आपको प्रोग्रेस दे सकते हैं, यही बात को वो चुनाव में भुनाना भी चाहते हैं। यही कारण है कि जदयू ने भी सोचा कि वर्चुअल रैली से संवाद किया जाए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और 2 गज की दूरी जब तक ये कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ है तब तक बहुत वो महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब बिहार में जब चुनावी समय है तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि वर्चुअल रैली का इतना बड़ा महत्व हो जाता है कि अपनी बातों को रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए। और आज जिस तरह से हर घर में स्मार्टफोन का प्रवेश हो चुका है, इससे बेहतर माध्यम नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी आज भी मैंने देखा है गांव के कई लोगों को कि एटीएम मशीन के बाहर जो है वो एटीएम कार्ड लगाते हैं तो ये घबराते रहते हैं कि कौन सा बटन दबाया। ऐसे में इतनी राजनीतिक रैली की बात करना कितने हद तक सफल रहती है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, एक नया दौर शुरू हो गया बिहार की राजनीति में और वो है वर्चुअल रैली का। आदर्श बिल्कुल जाहिर तौर पर पोस्टर वॉर के साथ साथ ट्विटर वॉर हमने लगातार देखा और सड़कों पर सियासत हमने बहुत देखी, लेकिन अजय अब वर्चुअल रैली की सियासत हमें देखने को मिल रही है। आने वाले बिहार इलेक्शन में इस बार भारी भरकम तरीके से ये वर्चुअल रैलियों का हमें जमावड़ा भी देखने को मिलेगा। तमाम नेता मंत्री, केंद्र के मंत्री और विपक्षी दल भी कहीं ना कहीं फिर अब हमें वर्चुअल रैली ही करते नजर आएंगे। अजय जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे, देखिए एक समय था कि जब आप पार्टी के कार्यक्रमों की सूचना जो है आपको मिलती थी अखबारों में एक नोटिस के माध्यम से, लेकिन जब से इंटरनेट का युग आया है आपने देखा होगा कि हर पार्टी का अपना एक वेबसाइट है, हर कोई अपना एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना चाहता है। जो विपक्ष की पार्टी राजद ही क्यों ना हो, चाहे छोटी से छोटी पार्टी क्यों ना हो, ये बात अलग है कि उसको मेंटेन करना और रेगुलरली अपडेट करना और एक तरह से कहते हैं 2 वे कम्युनिकेशन, जिसमें जो आपका दर्शक है या फिर जो आपका टारगेट ऑडियंस है वो कितना रिएक्ट करता है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। आप जैसे देखेंगे जो उस दिन जनसंवाद रही हुई थी, कहने को कहा गया कि लाखों लोगों ने इसको देखा और करोड़ों लोगों ने टीवी के माध्यम से देखा, लेकिन रियलिटी ये था कि जब एक प्लेटफॉर्म की बात है तो अभी एक लिमिटेशन है, लोगों के पास डाटा की स्पीड का एक लिमिटेशन है। कई जगह बिहार के कई जगहों में टेलीकॉम कंपनियां जो डाटा स्पीड प्रोवाइड कराने की बात कर रही वो एक इशू है। लेकिन राजनीतिक रूप से देखें तो हर पार्टी लगभग तैयार है इस तरह के ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए, लेकिन वर्चुअल रैली थोड़ी सी बड़ी बात हो जाती है जिसमें आप एक ही जगह से कई लोगों से जुड़ते हैं और कई लोग आपको उस प्लेटफॉर्म पे देखते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं। मतलब ऑनलाइन लाइव जिसको कह सकते हैं, देखना, उससे इंटरेक्ट करना निश्चित रूप से एक दूसरा एक विचित्र सानों कुछ लोगों को लगता है कि इससे कितना अपने आप को, जहां उस जमाने में जहां लोग टच और फील को इम्पोर्टेंट समझते हैं अभी भी, वहां भी वर्चुअल रैली कितनी कारगर होगी। लेकिन ये एक बात तो तय है कि वर्चुअल रैली के बाहर 2 गुट बट गए हैं बिहार की राजनीति में। पहला ये गुट है, ये मानता है कि ठीक है इसका एक लिमिटेड यूज ठीक ठाक है, लेकिन दूसरा ये मानता है कि नहीं, आने वाले समय में जो है वर्चुअल रैली ही ज्यादातर जगहों पे हो, खास करके जब तक ये कोरोना संकट काल रहता है। आदर्श बिल्कुल जाहिर तौर पर अजय, लेकिन जब लास्ट टाइम वर्चुअल रैली हुई थी तो हमने अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें ऐसे भी दिखाई थी जहां आज भी बिहार में कई ऐसे गांव, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज तक नेटवर्क लोगों को नहीं मिलते हैं, उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अजय तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। लेकिन क्या इस वर्चुअल रैली के बहाने ही सही क्या लोगों तक नेटवर्क मिल पाएगा, क्या लोगों के पास इंटरनेट की सुविधाएं अब उपलब्ध हो पाएंगी? हालांकि ज्यादातर जगहों पर है, लेकिन क्या बिहार के कोने कोने तक अब लोगों को नेटवर्क मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है जहां पर कोरोना का पहला अपडेट आज का जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बिहार में फैलता जा रहा है, इस बीच आज का पहला अपडेट जारी कर दिया गया है और ऐसे में इस पहले अपडेट में 95 नए मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर अब 6043 हो गया है। विभिन्न जिलों से पाए गए ये संक्रमित मरीज हैं और 95 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। बिहार में कोरोना वायरस का पहला अपडेट आज का जारी कर दिया गया है। ये अलग अलग इलाकों के मरीज बताए जा रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ पटना संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल, आज का पहला अपडेट जारी हो गया, 95 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कहां से ज्यादातर मरीज निकलकर सामने आए हैं आज के पहले अपडेट में? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज का पहला अपडेट जारी कर दिया गया है, जिसमें कि 95 नए मरीज जो है वो संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में अगर बिहार के आंकड़ों की बात किया जाए तो वो तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है और वहीं आंकड़ा पहुंचकर 6043 हो गया है।
वही बता दें आपको कि तमाम जिलों से ये जो पाए गए हैं संक्रमित मरीज वो हैं मधुबनी के, रोहतास के, बक्सर के, कटिहार के, गया, जहानाबाद, बांका, भागलपुर, अररिया से शामिल है। वहीं आपको बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा मरीज जो है वो मधुबनी से पाए गए हैं। वहीं रोहतास से भी ज्यादा से ज्यादा संक्रमित मरीज पाए जाने की स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंकड़ों में जारी किया गया है। जी अजिल, माफ कीजिएगा अनिल, लेकिन इस बीच भारी संख्या में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण अब फैलता हुआ नजर आ रहा है, लगातार आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, लेकिन क्या लोग सजग नजर आ रहे हैं, क्या लोग जागरूक नजर आ रहे हैं, क्या लोगों को जो छूट मिली है उसका ठीक ढंग से फायदा उठा रहे हैं, या फिर बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के सड़कों पर निकलते हुए दिख रहा है, खासतौर पर राजधानी पटना की बात करें तो? जी, आपको मैं जानकारी दे दूं कि अगर राजधानी पटना की बात किया जाए तो यहाँ भी संक्रमण का आंकड़ा जो है वो लगभग 300 के पार चला गया है। वहीं अभी कुल जो संक्रमित मरीज हैं वो जो स्वस्थ हुए हैं उसमें 209 मरीज ऐसे हैं जो कि बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं। वहीं अगर पटना में अभी संक्रमण काल में अगर बात किया जाए अनलॉक 1 की, तो यहाँ पर लोग जो है बतौर सावधानियां बरतते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन द्वारा भी कई दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जैसे कि बीते कल की अगर बात किया जाए तो जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पे कुछ जागरूकता अभियान के तहत रथ को रवाना किया था। वहीं आपको बता दें कि पटना जिले में अब आज से जो है मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए गांधी मैदान को खोल दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने सख्त हिदायत के साथ ये लोगों को आने का निर्देश दिया है कि जो भी लोग यहाँ पे आएंगे वो बिना स्क्रीनिंग के अंदर नहीं आ सकते हैं, मॉर्निंग वॉक हो चाहे इवनिंग वॉक के लिए। वहीं यहाँ पे बतौर उनके स्वास्थ्य जांच के लिए कर्मी भी बैठाए गए हैं जो कि उनके स्वास्थ्य पर भी नजर रखेंगे। जी, अगर बात किया जाए जिलेवार की, तो जिले में लगभग जो है संक्रमण का दौर लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में लोगों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है और साफ तौर पे पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने कल बताया था कि ऐसे ही जागरूकता रथ जो है जिलों में भी रवाना किए जाएंगे। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से हमने देखा कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में अब लोगों की चहलकदमी देखनी जा रही है, लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं, इस बीच सभी एहतियात बरतने होंगे, सबसे बड़ी बात है। अनिल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ रुक रहे हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए साधना प्लस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात औरंगाबाद ही करते हैं, जहां इन दिनों कोरोना महामारी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। वहीं सरकारी कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के नाम पर मोटी रकम की उगाही भी की जा रही है। औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड स्थित पिरथू पंचायत में ताजा मामला देखने को मिला है, जहां ग्रामीणों की माने तो मदनपुर प्रखंड के इंदिरा आवास सहायक के द्वारा गिरो टैग करने के नाम पर 20,000 रुपए की मांग की जाती है और जो पैसे देने में सक्षम है उन्हें इस योजना का लाभ मिल जाता है और जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए उनको इसका लाभ नहीं मिल सका है, जिसके कारण आज हजारों लोग खुले आसमान के नीचे जीवन जीने को मजबूर हैं। पैसा कौड़ी है ना है और 2,000 रुपया मांगा है, तो हमने कहाँ से देगा? पानी बुनी होता है बरसात में, तब भींज भींज के हमने खाना काटती है और घर में रहती है। सबके प्रयास किए हम कॉलोनी देने के लिए, लेकिन अजय गुप्ता जो है इंदिरा आवास सहायक का मेरा बात नहीं माना और बोल रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं कि जियो टैग करिए तब उन लोग के नाम आएगा। गरीब आदमी है, मट्टी के घर है, झोपड़ी के है, उन लोग कमाए खाए वाला है भाटा पर। हम बोले कि चलिए जियो टैग करिए, तो इंदिरा आवास सहायक का गुप्ता अजय बोल रहे हैं कि 2,000 रुपया दीजिएगा तो हम कॉलोनी करेंगे और नहीं देंगे मुखिया जी तो हम कॉलोनी नहीं करेंगे। पैसा मांग रहा अजय गुप्ता, अब पैसा न देंगे तो कॉलोनी नहीं ना मिलेगा, हमको कॉलोनी चाहिए।
भिंज के रहते हैं, कैसे रहते हैं? अभी तक आपको कोई इंदिरा आवास नहीं मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। उसके लिए आपको मतलब जियो टैग करने में जो है इंदिरा आवास पूर्व इंदिरा मतलब पैसा मांग किए थे। कितना पैसा मांग किए थे? पैसा मांग 20,000। 20,000। जियो टैग करने वाला अजय गुप्ता 2,000 पैसा मांगलन, ना देली। जियो टैग न कलन। हमने के मट्टी के घर है, हमने के घर में पानी चुआ है, हमने के रहे के साधन न है। गरीब आदमी ही पैसा न जुटल 2,000 हमने ना दे पैली। हमने के घर के जियो टैग करके ना गेलन, मुंह में हवा मार देलक, पैसा ना जुटल, इलाज न होलक, तो हमने उनका कहाँ से दी 2,000 पैसा? खाने के लिए तो जुटिए ना रहा है और मांगते हैं पैसा, तो कहाँ से देवे उनका? हेड सीमांचल पूर्णिया के सहायक खजाची थाना क्षेत्र के सुधीन चौक में स्थित एक टेंट हाउस के गोदाम में अहले सुबह भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि स्थानीय लोगों के प्रयास के बाद भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने 2 घंटे की काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस आग में टेंट हाउस का सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसमें लगभग 6 से 7 लाख की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बता नहीं सकते कैसे आग लग गई। ये 6:30 बजे का 6 से 6:30 बजे का घटना हो गया। घर था या तो गोदाम वगैरह? गोदाम। क्या रहता है? टेंट का सामान था। टेंट का सामान कितने का नुकसान लगभग? तो आप कैसे बता सकते हैं कितने? 10 के ऊपर ही हो सकता है। सारे सामान टेंट के? सारे सामान जले। आग के कारण का कुछ पता चल पाया है क्या? आग के बारे में पता नहीं चला, आस पास का आदमी सब बोला ही किया, तभी पता चला। घर पे थे हम लोग। सुबह में या रात में? सुबह में। सवेरे हम लोग जब उठे तो देखे कि बादल सा एकदम काला बादल सा दिख रहा था, तो हम लोग जब यहाँ आए तो यहाँ के कुछ लोग, स्थानीय लोग, बच्चे लोग, यानी जी जान से आग को बुझाने लगा, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। शायद लोगों से यह जानकारी हुई कि शायद बिजली का ये से आग लगी है। अब आगे जांच का विषय है कि कैसे आग लगी है। बेचारा बहुत ही निर्धन बच्चा है, अपने बल पर काम कर रहा है और देख रहे हैं कि उसका सारा चीज समाप्त। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पूर्णिया की तस्वीर, जहां पर एक टेंट हाउस आग के हवाले हो गया, जिसके चलते वहां रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 लाख रुपए के नुकसान की आशंका आकलन किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड सीमांचल जुड़ गए हैं रौनक। क्या अपडेट मिला फिलहाल? आग लगने का कारण क्या बताया जा रहा है? तो फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि आग जो लगी थी वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, लेकिन ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और वहां जो स्थानीय लोग थे वो पहले से इस आग को पर काबू के लिए घरों से अपने या तो मोटर के पाइप से या फिर चापानल से पानी का उपयोग कर उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया रौनक? जी, अभी की जो हालात है वो लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 3 दमकल की गाड़ियों से इस आग पर काबू पाया गया है। शुक्रिया रौनक तमाम जानकारी देने के लिए आपका। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र स्थित नजरा चौक के नजदीक एक फाइनेंस कर्मी से हुई 70,000 की लूट के सिलसिले में की जा रही छापेमारी के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि मामले के खुलासे को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की जा रही छापेमारी में पुलिस ने बरारी के कुख्यात अपराधी संजय यादव उर्फ फुचो यादव को लोडेड देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा है, जिसके खिलाफ लूट, हत्या और डकैती जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। एल&टी माइक्रो फाइनेंस के जो कलेक्शन एजेंट थे वो उसी गांव के महिला समूह से पैसा 17,000 रुपया कलेक्शन करके आ रहे थे। उसी बीच में बसबिट्टी के पास 4 अपराधी उनके गाड़ी को रोक करके 17,000 रुपया प्लस उनका मोबाइल जो है छीन लिया। चारों अपराधी छीनने के पश्चात ले जा चुके के बाद बरारी की ओर भागे। हमारे पुलिस अधीक्षक कटिहार के द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया था
जिसका हेड हम थे। मेरे निर्देशन में सेमापुर, बराड़ी, उठियार, कोढ़ा सभी थाना लगातार उस फॉलोअप में छापेमारी कर रहे थे। उसी छापेमारी के क्रम में आज सवेरे संजय यादव उर्फ पुतु यादव, जिसका घर बराड़ी है, उसके पास से एक पिस्तौल, 5 राउंड गोली बरामद हुई। धनबाद में पत्रकारों के प्रति पुलिस की क्रूरता देखने को मिल रही है। मामला जिले के पाथरीडीह का है, जहां शराब के नशे में धुत रेल थानेदार बब्बन सिंह ने जमीन के अतिक्रमण के सिलसिले में बातचीत करने के लिए पहुंचे स्थानीय पत्रकारों से दुर्व्यवहार किया है। इस दौरान थानेदार ने पत्रकारों के साथ अपशब्दों के साथ साथ हाथापाई पर भी उतारू हो गए। इस मामले की शिकायत मिलने पर रेल एसपी ने देर रात एक जांच टीम बनाकर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन इस बीच जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि पत्रकारों के प्रति पुलिस की क्रूरता देखने को मिली है। ये खबर धनबाद के पाथरडीह से है, जहां शराब के नशे में धुत रेल थानेदार बब्बन सिंह ने जमीन पर अतिक्रमण के सिलसिले में जब पत्रकार वहां पहुंचे तो उनसे दुर्व्यवहार किया। एक बार फिर से नागरिकों के प्रति पुलिस के रवैये ने पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला लातेहार के छिपा दोहर थाना का है, जहां बतौर सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित पवन कुमार द्वारा रामस्वरूप राम नामक युवक से पूछताछ के दौरान गंभीर रूप से पिटाई करने की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पीड़ित ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ बरवाडीह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से शिकायत की। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमरनाथ के द्वारा दोषी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। हम भी गया था, का आवेदन दिया, का केस दिया, हम नहीं जान सकते हैं। हमको बोला है, थाना में रिपोर्ट दिया मिठू राम कि आपको थाना में बोला है जाइए, और हम गए और बिना जांचे बुझे हुए, बिना जो सक्रिय गवाह है, हमको जो है पूरा शरीर मार के बोला। कौन मारा? छोटा बाबू। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले साल की शानदार उपलब्धियों से संबंधित पत्र को घर घर पहुंचाने की कवायद अब ये तेज हो गई है। 11 जून से 14 जून तक पत्र वितरण महाअभियान के तहत मोकामा में बीजेपी के विधानसभा सह प्रभारी दिलीप कुमार टुनटुन के नेतृत्व में पीएम को पत्र वितरित किया जा रहा है। इस दौरान लोगों को प्रधानमंत्री की 1 साल की शानदार उपलब्धि से अवगत भी कराया जा रहा है। वहीं महाअभियान के दूसरे दिन भी हाथीदह महेंद्रपुर में प्रधानमंत्री की चिट्ठी वितरित की गई। इस पीएम पत्र को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम पत्र काफी उत्साहजनक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री 6ठे साल में है। अब की बार सत्र में 1 साल पूरा होने के बाद उन्होंने जो पत्रक दिया है जनता के नाम, ये है हमारे विश्वास की, भारत की वैभवता की, जो साल भर में हमारा भारत आज कोरोना काल में भी विश्व गुरु बनने पर है, उस पर है। और हम लोग का काम है कि इनसे घर घर पहुंचाकर हर एक घर को जगाना। ऐसे तो हमारी जनता जाग चुकी है, ये नमो मंत्र से ही अपना पूरा विश्वास रख रहे हैं। फिर भी हम लोग का जो काम है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के विश्वास के साथ हर एक जनता। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे साधना प्लस।